साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे ये ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस टेस्ट के जो शुरुआत के 75 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, सही है। दूसरा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कथन गलत है, ये उल्टा है। होना ये चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं विटामिन और उसके अभाव से होने वाले रोगों के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी रोग हो जाता है, तो 4 से मिला दीजिए। लौह की कमी से जो है ये अरक्तता अर्थात एनीमिया की बीमारी होती है, तो 1 से मिला दीजिए। विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेटस होता है, विटामिन डी से रिकेटस की कमी से तो 2 से मिलाइए। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होता है, तो 3 से मिला दीजिए। आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है। दो कथन दिए गए हैं, बताना है असत्य कथनों के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, पहला, हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ये भी कथन पूरी तरीके से सही है। दो के दोनों कथन सही, इसलिए कोई भी गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आहारी रेशे होते हैं ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ना कि कोई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ऊन, रेशम, जूट ये आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, परंतु नायलॉन जो है ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम होता है। आगे बात करते हैं एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो है आपके प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंजाइम आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं प्रमुख रूप से। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ पे दो सूचियां हैं रोग और उसके कारक के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। खसरा रोग जो है वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से, 1 से मिला दीजिए। टाइफाइड जो है जीवाणु तथा बैक्टीरिया की वजह से, 2 से मिला दीजिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से, 3 से मिला दीजिए। गेहूं का रस्ट कवक से अर्थात फंगस से, तो 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला है आपका दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन जो है ये लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, सही कथन है। ब्रेड की बेकिंग विषाणु की वजह से नहीं, ब्रेड की बेकिंग जो है ये ईस्ट के प्रयोग से होती है, ठीक है, ईस्ट के प्रयोग से, तो बी वाला सही नहीं है। एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये राइजोबियम की वजह से होता है, तो ये आपके सही है, बी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है। कौन सा एक जो है वो प्रतिजैविक है। तो स्टेप्टोमाइसिन जो है ये प्रतिजैविक है। देखिए, अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं, इनका उपयोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इन आजकल जो है जीवाणु और कवक से अनेक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन है इत्यादि। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो देखिए, विटामिन डी जो है ये सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यह शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। आगे बात करते हैं, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, मतलब खून के थक्के जमाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो ये है यहाँ पे प्रतिस्कंदक, मतलब जो जमने से रोकता है, ठीक है। जो स्कंदक होगा मतलब जो जमने में सहायता करता है, और प्रतिस्कंदक मतलब जो खून के थक्के जमने से रोकता है, तो ये है हिपैरिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो है ये स्कंदक का कार्य करता है, जबकि हिपैरिन जो होता है ये प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। इसे एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं, ठीक है। और यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस
ल्यूटियम जो है ये महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रक्त का दाब नियंत्रण ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है, ये अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि जो होता है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ए वाला सही नहीं है। बी, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन होता है। सी, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन होता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का हमें चयन करना है विटामिन और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के संबंध में। तो देखिए, कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है, यह कथन आपका सही है। फोलिक अम्ल से आपका क्या होता है? फोलिक अम्ल से रक्त की कमी होती है, किलोसिस नहीं है। ठीक है, तो दो वाला सही नहीं है। बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना, इसकी कमी से बालों का झड़ना होता है, सही है। टोकोफेरॉल की कमी से जो है जनन क्षमता की कमी होती है, मतलब टोकोफेरॉल के अभाव में जनन क्षमता की कमी होती है, ये आपका विटामिन ई है। तो यहां पर पहला और चौथा सही नहीं है, दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है, दूसरा और चौथा। तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है? वायु से प्रकाश में, ठीक है, अर्थात वायु विरल है और कांच सघन है, तो इसमें कौन सा चर जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ और जो वेग है, तरंगदैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ और वेग ये दोनों परावर्तित होते हैं, परंतु आवृत्ति जो होती है वो परावर्तित नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? बीज रहित फलों का उत्पादन करता है तो जीबेरेलिंस जो है ये बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण जो है वो जिबेरेलिक एसिड है। आगे चलते हैं, ये करता क्या है? ये बीजों की सुसप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्यूडोमोनास सोलेनिशियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? तो ये जो है आपका बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारक है। बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ये आलू का शिथिल रोग, ठीक है। जबकि बंची टॉप ऑफ बनाना का कारक कौन सा है? बनाना वायरस 1 है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इसका रोग कारक कौन सा है? जैथोमोनास जीवाणु है। और पोटैटो मोजेक रोग का पोटैटो वायरस एक्स है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए, आपका पीयूष ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जबकि लार ग्रंथि जो है ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये एंजाइम का स्त्राव करती है। जबकि देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन का स्त्राव करती हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्त्राव करती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एंजाइम का स्त्राव करती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथि इत्यादि हैं। मिश्रित ग्रंथि ये अंतःस्रावी और वहिस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, जैसे कि अग्नाशय आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन ये बीटा कोशिका से निकलते हैं, ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका से, प्रोजेस्टेरोन ये आपका कॉर्पस सल्यूटियस कोशिका द्वारा निकलता है, ना कि ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा। ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है। तो सी वाला आपका सही नहीं है। जबकि सोमेटोस्टेटिन ये इससे गामा, ये जो है आपका गामा कोशिका से स्त्रावित होता है। आगे बात करते हैं, ऐसे असतत अनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होता है, उन्हें उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग की जाने वाली पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें नियॉन का, किसका प्रयोग करते हैं? नियॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है जिसमें नियॉन गैस इस्तेमाल होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो दो कथन दिए गए हैं। पहला है परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है, ये कथन सही है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है, ये कथन गलत है। देखिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, लेंस और फोकस के बीच बनता है, या आभासी आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधे द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो जो नीला और लाल रंग होता है इसका अवशोषण तीव्र गति से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करना है। श्रवण ग्रंथि, मतलब श्रवण ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन का। तो देखिए, पीनियल ग्रंथ से मेलाटोनिन निकलता है, सही है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन निकलता है। अग्नाशय से गैलानिन नहीं निकलता है, इससे इंसुलिन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इसलिए तीसरा वाला सही नहीं है। जनन ग्रंथ से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ये आपका सही है। तो आपका केवल तीसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? किससे गुजरना होगा? तो इसे कांच से जल में कांच से जल में गुजरना होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो कांच से जल में गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। ठीक है, मतलब सघन से विरल में प्रवेश करे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, धातुओं में चमक होती, सही है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय नहीं होते, नहीं, सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात मेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला सही नहीं है। सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मरकरी मात्र एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह कथन सही है। तो केवल बी सही नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भ्रूण परीक्षण भ्रूण परीक्षण देखिए, एमिनोसेंटेसिस को जो है ये भ्रूण परीक्षण को कहा जाता है। ठीक है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल आरएनए होता है, ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, ए बी। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा हेक्सोस होती है, नहीं, डीएनए में पेंटोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, ना कि हेक्सोस प्रकार की। तो सी वाला सुमेलित नहीं है। चेचक चेचक एक वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। यह वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा होता है? बायोमास पिरामिड उल्टा होता है किसमें? तालाब में। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो चार कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य नहीं है। फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है, सही है। मानव शरीर से लोज के पाचन में अक्षम होता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी सही है। रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है, नहीं, रतौंधी विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग है, ना कि आनुवंशिक रोग है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन दिया गया है, कथन है कि आपका विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही कथन है, सही है। कारण विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर देखिए, जो विद्युत मोटर है वो विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, देखिए, जो विद्युत धारा का सिद्धांत है इसके अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। तो यहां पर कथन तो सही है, कारण सही नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित भौतिक राशियों तथा मात्रक के युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित है? भौतिक राशि और मात्रक में देखिए,
आपका विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलम्ब लिखा है, कूलाम होता है। विभवांतर का जो है वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। ये सभी के सभी सही हैं। तो आपका तीन के तीनों सही हैं, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक को मूल कण या मौलिक कण नहीं माना जाता है। देखिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन्हें मूल कण मानते हैं, परंतु पॉजिट्रॉन को मूल कण नहीं माना जाता है। भौतिकी में मूल कण उन कणों को कहा जाता है जिनकी संरचना किन्हीं और कणों से नहीं हुई है, उनके जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पॉजिट्रॉन है मूल कण इसलिए नहीं क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन का ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंटी कण होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन सा कथन है। पहला, हाइड्रोजन बम में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, नहीं नाभिकीय संलयन है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करती नहीं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर करती है जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर कार्य करती है। तो दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है, प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किसे किया जाता है, सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, बैंकों की तिजोरियों में, स्वचालित दरवाजों में, इन सभी में किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे बात करते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए कथन है कि जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। कथन सही है, कारण गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है जिससे ये फैल जाता है, तो ये कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का कारण नहीं है। तो देखिए पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुमंडलीय जो प्रेशर है वो कम होता है, वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, ये भी वायुमंडलीय दबाव में कमी का उदाहरण है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, ये भी वायुमंडलीय दबाव में कमी का उदाहरण है। परंतु लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये इसका कारण नहीं है, इसकी कमी का उदाहरण नहीं है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशकत्व का उदाहरण है, केशकत्व का उदाहरण है। ठीक है, तो आगे चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि तो यहां पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान जो होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। ठीक है, 1/6 गुना होता है, इसलिए बढ़ जाता है, आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से सत्य कौन सा है। तो पहला है, प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं, क्वथनांक एवं संघनन बिंदु जो होते हैं वो समान होते हैं, सही है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट समान होते हैं, नहीं नहीं एक सेकंड, दूसरा, हाँ पहला कथन सही है कि प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। दूसरा है प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो क्वथनांक है इसका ये हो जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट, और संघनन बिंदु का हो जाएगा आपका कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों समान होते हैं, और उसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक और फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु समान होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु प्रायः गलनांक और हिमांक बिंदु जो है वो समान होते हैं। और आपका देखिए निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प बदलना वाष्पन कहलाता है, और इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु जो होता है वो समान होते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यंत्र और उसके आविष्कारक में। तो रिवाल्वर के आविष्कारक कोल्ट, ट्रांजिस्टर के शॉकले, टेलीविजन के जेल बेयर्ड, मशीन गन के कॉल बेंज नहीं थे।
मशीन गन के आविष्कारक जेम्स पकल थे, जेम्स पकल, तो सी वाला डी वाला सही नहीं है, जबकि कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। रमन प्रभाव का संबंध है किससे? रमन प्रभाव का संबंध सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से है। ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से। आगे बात करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपका ब्लू कार्बन कहलाता है। ठीक है, ब्लू कार्बन कहलाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। तो कथन है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, सही बात है। इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, कारण आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, उत्तरी भारत तथा बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में वर्तमान में उभरा है। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं? विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। तो देखिए, आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, ये सभी सजीवों के लक्षण, परंतु जीवद्रव्य का अभाव, जीवद्रव्य का अभाव जो है ये निर्जीवों का लक्षण है। तो डी वाला सही नहीं है। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर संपूर्ण कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। यह एक जटिल मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 62% लगभग, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 8% के अनुपात में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं पदार्थ और प्रोटीन की। ठीक है, किस पदार्थ में कौन सा प्रोटीन होता है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, रुधिर में आपका क्या मिलता है? ग्लोबिन मिलता है। ग्लोबिन अर्थात 3 से मिलाइए। दाल में प्रोलैमिन्स मिलता है, 2 से मिलाइए। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम मिलता है, साइटोक्रोम प्रोटीन, तो 4 से। अंडा में ग्लोब्यूलिन 1 से मिला दीजिए, तो 3241 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना। देखिए, क्लोरैम्फेनिकॉल ये प्रतिजैविक औषधि होता है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन होता है। एस्पोर्टम ये कृत्रिम मधुरक होता है। सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी मीटर में ये होती है, कितनी होती है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होती है। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ये जो दो कथन दिए गए किस एक तत्व से संबंधित है। पहला है कथन जो है, यह तत्व जो है सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, सही है, मतलब पहला कथन। दूसरा, इस तत्व के यौगिकों का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। ये दोनों कथन जो है ब्रोमीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रोमीन से संबंधित है। ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला एक वाष्पशील द्रव होता है। यह आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है। इसे हाइड्रोजन वर्ग के नाम से, ये जो समूह 17 है, हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं? देखिए, ऑक्सी अम्ल होता क्या है? जिन अम्लों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ये सभी जो है ऑक्सी अम्ल है। परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो है ऑक्सी अम्ल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है परंतु ऑक्सीजन नहीं है। परम शून्य ताप होता है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन। देखिए, ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है, मतलब इसे परम ताप, मतलब एक सेकंड, ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है उसे परम ताप पैमाना कहते हैं, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित तत्वों तथा उनके अयस्कों के संबंध में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तत्व और उसके अयस्क में। देखिए, कॉपर का अयस्क क्या है?
क्यूप्राइट है, सीसा का गैलेना है, मरकरी का शिरुराइट नहीं है। शिरुराइट जो है ये शीशे का होता है, मरकरी का एस्क सिनेबार होता है, मरकरी का सिनेबार होता है, जबकि शिरुराइट जो है ये शीशे का है। कैडमियम का ग्रीनोकाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से ग्रेफाइट के संबंध में सत्य हैं? तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। देखिए, यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है, सही है, या ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है? तो देखिए, पायरीन का इस्तेमाल जो था, पायरीन का इस्तेमाल बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो होता है, इसी को पायरीन कहते हैं, पायरीन कहते हैं। और इसके तरीके से ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरॉल का जो व्यापारिक नाम होता है वो ग्लिसरीन है, जिसका उपयोग छापे की स्याही, जूतों की पॉलिश इत्यादि बनाने में होता है। जबकि फ्रियोन जो है, फ्रियोन यहाँ पे जो सी ऑप्शन में है, इसका रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। इसका उपयोग प्रशीतकों में होता है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है। आगे बात करते हैं, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है? तो ये अपवर्तन की घटना से, किससे संबंधित है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, इससे संबंधित है। आगे बात करते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों, पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। कथन सही है, कारण यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। दो के दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? देखिए, फ्रेंशियम, एस्टेटाइन और ट्रिटियम ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो है 40 होता है। सामान्यतः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक या एटॉमिक नंबर 80 से अधिक होता है वो रेडियो एक्टिविता को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। देखिए, कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर ही आधारित है। आगे बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। इन चार कथनों में से कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। कैशीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध का रंग सफेद करता है, सही है। गाय के दूध में बीटा कैरोटीन को उपस्थिति से पीलापन होता है, सही है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, ये भी सही। शिशुओं के जठर रस में रेनिन अनुपस्थित होता है, जबकि वयस्कों में पाया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, शिशुओं के जठर में रस में रेनिन पाया जाता है, जबकि वयस्कों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो डी वाला सही नहीं। अगला, बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है? तो ये विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहते हैं, तो विटामिन B7 अर्थात बायोटिन की कमी से चर्म रोग तथा बाल झड़ने की समस्या होती है। क्योंकि विटामिन A रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस तथा विटामिन B9 फोलिक अम्ल की कमी से रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि की समस्या आती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए, पहला है, ब्राइट्स रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं, सही है। यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है, यह शरीर में जो है वृक्क को प्रभावित करता है, तो ये कथन आपका सही है। वृक्क अर्थात किडनी को प्रभावित करता है। दो के दोनों सही, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो दो कथन दिए गए हैं। पहला है, भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नहीं, ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक नाम दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त युग्मों से कौन सा या से सही सुमेलित हैं। तो देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है, फिनाल का हाइड्रोक्सी बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमेथेन है। तीन के तीनों सही, तीनों सुमेलित है, डी ऑप्शन आपका
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, जिसको सिल्वर ब्रोमाइड जिसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ये फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित बहुलक तंतुओं में से कौन सा एक ऊन के स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो देखिए, जो नायलॉन है, नायलॉन ऊन के स्थान पर प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये कथन सही है। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। कारण, इनमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। बी बिरवी ब्री सॉरी विभ्रमी पदार्थ लिसर्जिक एसिड डाय डाय थाइलेमाइड, जिसे एलएसडी के नाम से जाना जाता है, प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे ये जो आपका इसे एलएसडी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कवक से किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त में से सत्य कथन कौन से हैं। पहला धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता, सही है। नींबू का डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता, सही है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, सही है। आम का लिटिल लीफ रोग कैल्शियम की कमी से होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी से होता है, ना कि कैल्शियम की कमी से। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। कशेरुकी जिसे इंग्लिश में बर्टीब्रेट्स कहते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नील गाय का वैज्ञानिक नाम बैशेलॉफस ट्रैगोकेमेलस है। ठीक है, जबकि गजेला बेनेटिटी ये चिंकारा का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और इक्कस हेमियोनस जो है ये एशियाई जंगली गधे का नाम है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो है मैलिक एसिड होता है। क्या होता है? मैलिक एसिड। 4 से मिला दीजिए। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में, इसमें आपका कार्बनिक अम्ल होता है, 1 से मिला दीजिए। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, 2 से मिला दीजिए। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्न निगमों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मैलेकोलॉजी ये कवक का अध्ययन होता है, नहीं। मैलेकोलॉजी जो है, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। देखिए, मैलेकोलॉजी जो है ये मोलास्क और इनके खालों का अध्ययन होता है। कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है, मैलेकोलॉजी नहीं होता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, जबकि जो मैलेकोलॉजी लिखा है ये आपका मोलास्क और इनके खोलों का अध्ययन होता है। तो बी वाला सही नहीं है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन गैस की खोज किसके द्वारा 1774 ईस्वी में की गई थी? तो इसकी खोज जो है कॉल विल्हेम सीले के द्वारा की गई थी। ये जर्मन स्वीडिश रसायनज्ञ थे। जबकि 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक आपके हैम्फ्री डेवी द्वारा क्लोरीन ने जो है इसे हैम्फ्री डेवी ने जो है इसे क्लोरीन नाम दिया था। खोज इसकी किसने की थी? कार्ल विल्हेम सीले ने। नाम से दिया था हैम्फ्री डेवी ने। आगे बात करते हैं, निम्न गुणों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है रोग और उससे प्रभावित अंग में? तो देखिए, टिटनेस रोग से कौन सा प्रभावित अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। निमोनिया से फेफड़ा।
टाइफाइड से अस्थि मज्जा नहीं, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है आंत, ठीक है। तो सी वाला सही नहीं है। और ये जो टाइफाइड होता है ये सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं प्रदूषक और उनसे प्रभावित, वो किसे प्रभावित करता है और इन्हें हमें सुमेलित करना है। एस्बेस्टॉस धूल जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को 4 से मिलाइए। सीसा जो है आपका उदर को प्रभावित करता है, 3 से मिला दीजिए। पारा जो है रक्त धारा को अर्थात ब्लड स्ट्रीम को प्रभावित करता है, तो 2 से मिला दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मस्तिष्क को अर्थात ब्रेन को प्रभावित करता है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का एक अयस्क है। किसका है? जिंक का एक अयस्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंथोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन है? एंथोलॉजी जो है ये फूलों का अध्ययन है। किसका है? फूलों का एंथोलॉजी। जबकि एग्रेस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है और एक्वाकल्चर जलीय जीवों का अध्ययन है और सिल्वीकल्चर जो है वन संवर्धन का अध्ययन है। ठीक है, वन संवर्धन से संबंधित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।